दोस्तों, बेबाक भाषा पर आपका स्वागत है। डिकोडिंग आरएसएस की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि आरएसएस बीजेपी ने जो नेहरू को बदनाम करने की कोशिश की है, नेहरू और सरदार पटेल में मतभेद दिखाने की, उसका उद्देश्य क्या है? वो ये काम क्यों कर रहे हैं? इससे उनको क्या हासिल हो रहा है? तो ये बात बहुत सरल है। पहली बात तो ये हम समझें कि आज़ादी के आंदोलन में आरएसएस भाजपा तो उस समय थी नहीं थी, पर आरएसएस और जो भी उसके सहयोगी संगठन उस समय थे 2-4, उनका कोई भी योगदान नहीं रहा। अब आज उन्हें एक ऐसे प्रतीक की ज़रूरत है जो उनको आज़ादी के आंदोलन से जोड़ सके, और इसके लिए वो किसको एप्रोप्रिएट कर सकते हैं, किसको बता सकते हैं कि हम इसको मानते हैं। एक तरफ गांधी हैं, जिनके विचारों से पूरी तौर से असहमत है और इन्हीं के एक प्रचारक ने उनकी हत्या की। दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू हैं, जिससे वो पूरी नफरत करते हैं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू धर्मनिरपेक्षता और आधुनिक मूल्यों, संविधान के मूल्यों पर पूरी तौर से समर्पित थे और देश की विविधता को बनाए रखने के समर्थक थे। तीसरी तरफ सरदार पटेल हैं, जिनके विचार नेहरू से पूरे मिलते जुलते थे। कहीं छोटे मोटे मतभेद थे, तो ये इन्होंने नेहरू को तो ये अप्रोप्रिएट कर नहीं सकते, तो इन्होंने सरदार पटेल को इसके लिए चुना है। इस बात के बावजूद कि सरदार पटेल कांग्रेस के थे, आजन्म कांग्रेस के थे, कांग्रेस की तरफ से वो उप प्रधानमंत्री भी बने और उन्होंने कांग्रेस के संगठन को एक बहुत ही मजबूत दिशा दी। तो फिर आज ये बात जो सरदार पटेल की कुछ बातों को लेकर ये उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सरदार पटेल को मानते हैं। तो इसमें नरेंद्र मोदी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि सरदार पटेल पार्टी से ऊपर हैं और हम उनको मानते हैं, पर इसमें कोई वास्तविक तथ्य तो है नहीं, क्योंकि सरदार पटेल मानते थे एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र राज्य को। सरदार पटेल मानते थे एक स्ट्रॉन्ग सेंटर को, और वो भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष तो नहीं थे, पर भारतीय जो संविधान सभा ने ये भारतीय संविधान बनाया उसके सदस्य थे और उसकी कई कमेटियों में वो थे, जिसके कारण भारतीय संविधान पूरा हुआ। तो एक तरफ तो दूसरी तरफ आरएसएस की विचारधारा है जो हिंदू राष्ट्र में विश्वास रखती है, और जो पूरी तौर से हिंदू राष्ट्र में विश्वास रखते हुए पुराने मनुस्मृति के मूल्य, संविधान के मूल्यों के खिलाफ मनुस्मृति के मूल्य, और सब लोगों का भारत के बजाय हिंदू राष्ट्र की कल्पना करती है। इसलिए मुसलमानों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ नफरत फैलाती है। तो इसलिए ये दोनों एक प्रकार से विरोधाभासी मूल्य हैं आरएसएस के और सरदार पटेल के। तो ये कौन सी बातों को चुनते हैं? ये कई बातों को लेकर बताना चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू में जो एक दूसरे के प्रति प्यार, प्रतिबद्धता और समर्पण था, वो अद्वितीय था। ये कई मौक़ों पर हमको देखने को मिला। जैसे ये कहते हैं, आरएसएस वाले कहते हैं कि कश्मीर में अगर सरदार पटेल के हाथों में है तो हैंडलिंग, तो कश्मीर भारत का हो गया होता। आपको बता दूं कि जो भी इसमें प्रस्ताव हुए, नेहरू ने तो इसको इम्प्लीमेंट किया प्रधानमंत्री के रूप में, विदेश मंत्री के रूप में, पर इसके पूरा एक कैबिनेट का अप्रूवल, सरदार पटेल का अप्रूवल इसके साथ साथ था। जहाँ तक कश्मीर की समस्या को यूनाइटेड नेशंस में ले जाने का सवाल था, तो उसमें भी सरदार पटेल एक जगह लिखते हैं कि अब भारतीय सेना, क्योंकि भारतीय सेना उस समय वहाँ गई थी और वो कबायलियों और पाकिस्तानी सेना का मुकाबला कर रही थी, कि भारतीय सेना के पास जो अभी शस्त्र हैं और दूसरी सामग्री है, उससे बहुत आगे बढ़ नहीं सकते, और इसलिए इसको जो यूनाइटेड नेशंस में रेफ़र किया गया है, ले जाया गया है, वही एक रास्ता है हमारे लिए, क्योंकि इसमें हम नहीं चाहते कि सेना के माध्यम से जो वहाँ के सिविलियंस हैं, सिटीजन्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा मारे जाएं। तो पहली बात तो इस बात में भी दोनों में कोई मतभेद नहीं था। दूसरी बात, जहाँ तक कश्मीर का भारत में जुड़ने का सवाल है, उसमें तो सरदार पटेल
और नेहरू के विचारों में कोई फ़र्क नहीं था, सिर्फ नेहरू ने उसको इम्प्लीमेंट किया। सरदार पटेल ने भी कहा कि हम कश्मीर में इसलिए हैं क्योंकि हमको कश्मीरी लोग चाहते हैं कि हम यहाँ रहें। तो ये दोनों चीज़ों जो कश्मीर से जुड़ी हुई हैं, उसमें भी कोई मतभेद नहीं था। बाकी वैसे र्यूमर्स उठाई जाती थी कि नेहरू और पटेल में बहुत मतभेद हैं। तो इस बात का उल्लेख नेहरू जी ने सरदार पटेल जी को किया कि लोगों में एक चर्चा है कि हम दोनों में काफ़ी मतभेद हैं। तो इसके जवाब में सरदार पटेल ने एक पत्र लिखा 1948 में, 5 मई 1948 में, और उन्होंने उसमें कहा कि हम दोनों ने कॉमरेड्स और साथी के रूप में आज़ादी के आंदोलन के लिए काम किया है और महात्मा गांधी के चरणों पर बैठकर हमने इस काम को आगे बढ़ाया है और ये हमारी प्रतिबद्धता का भाग है, हमारी दोस्ती और एक दूसरे से स्नेह का ये आधार रहा है और इसमें किसी प्रकार की शंका करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग ये बात कहते हैं वो पूरी तौर से उनके इरादे अच्छे नहीं हैं, ऐसा सरदार पटेल अपने मई 5 के भाषण में कहते हैं। दूसरी तरफ सरदार पटेल भी नेहरू की इज्जत करते थे और एक बार जब एक बड़ी सभा चल रही थी, मीटिंग में बहुत लोग थे, तो एक अमेरिकन पत्रकार विंसेंट शीन ने सरदार पटेल को कहा कि आप तो कितने लोकप्रिय हैं, इतने लोग आपको देखने आए हैं इस मीटिंग में। तो सरदार पटेल बहुत स्पष्टवादी थे, उन्होंने कहा लोग तो आए हैं पर वो मेरे कारण नहीं आए हैं, वो आए हैं जवाहर के कारण। ये 2-3 बातें। और फिर दूसरी तरफ सरदार पटेल गृह मंत्री थे और गांधी जी की हत्या के बाद उन्होंने लिखा कि इसमें जो हिंदू महासभा और आरएसएस ने जो नफ़रत का जहर देश में फैलाया है, उसी के कारण हमें अपना राष्ट्रपिता खोना पड़ा। इसी दौरान क्योंकि आरएसएस की फैलाई हुई नफ़रत थी, क्योंकि नाथूराम गोडसे तो आरएसएस वाले अपना पल्ला झाड़ रहे थे, तो वो एक बात थी। वैसे भी आरएसएस के पास कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं था, तो उन्होंने अपना गोडसे से पल्ला झाड़ लिया, पर फिर भी उनको सरदार पटेल ने बैन किया। क्यों बैन किया? कि भाई इन्होंने जो नफ़रत का जहर फैलाया है, ये नफ़रत के जहर के कारण ही हमें अपना राष्ट्रपिता खोना पड़ा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है जिसमें सरदार पटेल आरएसएस की विचारधारा जो विभाजनकारी है, जो नफ़रत फैलाती है, उसको वो किस प्रकार से देखते थे, इसके बारे में भी काफ़ी स्पष्टता है। और तीसरी तरफ ये भी देखिए कि सरदार पटेल ने उनकी 1950 में मृत्यु हो गई, तो कई लोग ये कहते हैं कि गांधी जी ने गलत किया जो सरदार पटेल के बदले नेहरू को देश का प्राइम मिनिस्टर बनाया। अब ये भी एक लंबी कहानी है। इसमें बात ऐसी है कि जो ये बात कर रहे हैं वो अंतरिम सरकार के, इंटरिम गवर्नमेंट की है। जब 1946 में कांग्रेस का अध्यक्ष बदला, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे और उनके बाद नेहरू को बनाया गया। हाँ, उसमें महात्मा गांधी ने अपनी चॉइस दी, अपने नॉमिनेशन थे सरदार पटेल के और कृपलानी के, उन्होंने उनको कहा कि आप वापस ले लो और नेहरू को इसमें बनना चाहिए। ये गांधी जी की एक सोच थी। गांधी जी पूरी देश की आत्मा को जानते थे, तो नेहरू के प्रति खास तौर से 1946 में उनको कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया और यही कांग्रेस का प्रेसिडेंट अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री बना। और उसमें गांधी जी का लॉजिक यही था कि जवाहरलाल ये विदेश नीति को अच्छे से चला सकेंगे, अंग्रेज़ों से हमें अपना जो राज्य लेना है, ट्रांसफ़र ऑफ पावर होगा, सत्ता का हस्तांतरण होगा, तो ब्रिटिश से काफ़ी डील करना पड़ेगा और उसके लिए जवाहरलाल उपयुक्त होंगे और जवाहरलाल काफ़ी लोकप्रिय भी थे। तो ये एक बात हो गई अंतरिम सरकार की। भारत की पहली चुनी हुई सरकार 1952 में बनी, जब आम चुनाव हुए और आम चुनाव के बाद कांग्रेस बड़ी मेजॉरिटी से जीत कर आई और उसके बाद पहली सरकार बनी। और आपको बता दूं कि दुर्भाग्यवश सरदार पटेल की मृत्यु 1950 में ही हो गई थी। तो 1952 में जब कांग्रेस मेजॉरिटी में जीत के आई, तो उस समय तो इस प्रकार का कोई सवाल ही नहीं था कि
सरदार पटेल बनाम नेहरू की बात हो, ये इसमें पूरी तौर से एक गलत बात को सामने रखा जा रहा है। तो ये एक मुद्दा हो गया। अब इसमें आरएसएस को क्या हासिल होता है? आरएसएस सरदार पटेल को एप्रोप्रिएट करना चाहती है ताकि उनके पास भी आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने वाला कोई नेता हो, जबकि सरदार पटेल इससे कोसों दूर, इससे उनको कोई लेना देना नहीं था। जो आरएसएस की विचारधारा है या बापू के प्रति उनकी जो नफ़रत है, उससे इनको कोई लेना देना नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इस बात में स्पष्ट होंगे कि नेहरू और पटेल इनमें कोई बाइनरी नहीं थी। ये एक बात के दो पोल नहीं थे, ये एक दूसरे के पूरक थे। नेहरू की लोकप्रियता, दुनिया के बारे में समझ और सरदार पटेल की कांग्रेस पार्टी को, संगठन को एक बहुत बड़ी मजबूती देकर कांग्रेस पार्टी को चलाने की बात। तो ये दो चीज़ें हमें ख्याल रखना चाहिए कि इसमें कोई बाइनरी नहीं थी। और तीसरी बात और बता दूं, आरएसएस मोदी और इन्होंने प्रोपेगेंडा भी किया था कि सरदार पटेल की अंत्येष्टि में क्रिया में नेहरू ने भाग नहीं लिया। अब ये तो पूरा झूठ बोलने में माहिर है। उस समय के टाइम्स ऑफ इंडिया जो सरदार पटेल की मृत्यु के दूसरे दिन का था, उसमें उन्होंने लिखा था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और बाकी बड़े नेता इसमें शामिल हुए। ये भी लिखा था कि जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि सरदार पटेल का आज़ादी के आंदोलन में अमूल्य योगदान रहा है। तो और यही बातें फिर दिग्विजय सिंह ने एक डॉक्यूमेंट्री से फ़ोटो निकाल के भी पॉपुलर किया था कि उसमें जवाहरलाल नेहरू उस अंत्येष्टि क्रिया में शामिल थे। फिर मोरारजी देसाई जो प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, उनकी जो कथा है, उस समय मुंबई में चीफ मिनिस्टर थे, अनडिवाइडेड मुंबई में। तो वो उस समय अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि सरदार पटेल की अंत्येष्टि बम्बई में हुई और उसमें नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और बाकी लोग शामिल हुए। तो दोस्तों, ये सच्चाई है। इससे हम समझें कि किस प्रकार से आरएसएस बहुत चालाकी से कई बार गलत चीज़ों का प्रचार करती है और अपने एजेंडा को आगे ले जाने के लिए इस प्रकार की बातें करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इससे कई चीज़ें स्पष्ट होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो फॉरवर्ड कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।